चैप्टर 3। एक आदमी को अपनी सभी गलतियों के सभी सबक सीखने में काफी समय लगता है। वे कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, लेकिन शेयर बाजार का एक ही पक्ष है, और वो बुल व बेयर का पक्ष नहीं है, परंतु दाहिनी ओर है। स्टॉक सट्टेबाजी के खेल के मोस्ट टेक्निकल फेजेस की तुलना में मुझे उस सामान्य सिद्धांत को अपने दिमाग में मजबूती से स्थापित करने में अधिक समय लगा। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो शेयर बाजार में काल्पनिक डॉलर के साथ यह साबित करने के लिए खुद का मनोरंजन करते हैं कि वे कितने सही हैं। कभी कभी ये भूतिया जुआरी लाखों कमा लेते हैं। इस तरह से प्लंजर बनना बहुत आसान है। यह उस आदमी की पुरानी कहानी की तरह है जो अगले दिन ड्यूल करने जा रहा था। उनके दूसरे ने उनसे पूछा, क्या आप एक अच्छे शॉट हैं? ठीक है, ड्यूलिस्ट ने कहा। मैं एक शराब के गिलास के तने को 20 पेस पर स्नैप कर सकता हूँ, और वो मामूली लग रहा था। यह सब बहुत अच्छा है, बेफिक्र दूसरे ने कहा, लेकिन क्या आप शराब के गिलास के तने को तोड़ सकते हैं जबकि शराब का गिलास एक भरी हुई पिस्तौल को सीधे आपके दिल की ओर इशारा कर रहा है? मेरे साथ मुझे अपने विचारों को अपने पैसे से वापस करना होगा। मेरे नुकसान ने मुझे सिखाया है कि मुझे तब तक आगे बढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि मुझे यकीन नहीं हो जाता कि मुझे पीछे नहीं हटना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो मैं बिल्कुल नहीं हिलता। मेरा इससे यह मतलब नहीं है कि गलत होने पर आदमी को अपने नुकसान को सीमित नहीं करना चाहिए। उसे करना चाहिए, लेकिन इससे अनिर्णय नहीं पैदा होना चाहिए। मैंने अपने पूरे जीवन में गलतियां की हैं, लेकिन पैसे खोने में मैंने अनुभव प्राप्त किया है और बहुत सी मूल्यवान चीजें जमा की हैं। मैं कई बार फ्लैट टूट चुका हूँ, लेकिन मेरा नुकसान कभी भी कुल नुकसान नहीं हुआ है। नहीं तो मैं अब यहाँ नहीं होता। मुझे हमेशा से पता था कि मेरे पास एक और मौका होगा और मैं दूसरी बार वही गलती नहीं करूँगा। मुझे खुद पर विश्वास था। एक आदमी को खुद पर और अपने फैसले पर विश्वास करना चाहिए अगर वो इस खेल में जीवन यापन करने की उम्मीद करता है। इसलिए मैं टिप्स में विश्वास नहीं करता। अगर मैं स्मिथ की नोक पर स्टॉक खरीदता हूं तो मुझे वही स्टॉक स्मिथ की नोक पर बेचना चाहिए। मैं उस पर निर्भर हूं। मान लीजिए कि स्मिथ छुट्टी पर है जब बिक्री का समय आता है। नहीं, श्रीमान, कोई और उससे जो करने के लिए कहता है, उससे कोई बड़ा पैसा नहीं कमा सकता। मैं अनुभव से जानता हूं कि कोई भी मुझे कोई टिप या टिप्स की एक सीरीज नहीं दे सकता है जो मेरे अपने निर्णय से अधिक पैसा कमाएगा। जब मैं सही था तब मुझे बड़ा पैसा कमाने के लिए समझदारी से खेल खेलना सीखने में 5 साल लग गए। मेरे पास उतने दिलचस्प अनुभव नहीं थे जितने आप सोच सकते हैं। मेरा मतलब है, इस दूरी पर अनुमान लगाने के तरीके सीखने की प्रक्रिया बहुत नाटकीय नहीं लगती है। मैं कई बार टूटा, और यह कभी सुखद नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से मैंने पैसे गंवाए, उसी तरह वॉल स्ट्रीट में हर कोई पैसा खो देता है। अटकलें एक कठिन और कोशिश करने वाला बिजनेस है, और एक सट्टेबाज को हर समय काम पर होना चाहिए या उसके पास जल्द ही कोई काम नहीं होगा। मेरा काम, जैसा कि मुझे फुलरटन में अपने शुरुआती उलटफेर के बाद पता होना चाहिए था, बहुत आसान था, दूसरे एंगल से स्पेकुलेशन को देखने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बकेट की दुकानों में मैं जितना सीख सकता हूँ, उससे कहीं ज्यादा खेल में है। वहाँ मुझे लगा कि मैं खेल को हरा रहा हूँ जबकि वास्तव में मैं केवल दुकान को हरा रहा था। साथ ही बकेट शॉप्स में ट्रेडिंग करने की टेप पढ़ने की क्षमता मुझ में विकसित हुई और मेरी याददाश्त का प्रशिक्षण अत्यंत मूल्यवान रहा है। ये दोनों चीजें मुझे आसानी से मिलीं। मैं एक ट्रेडर के रूप में अपनी शुरुआती सफलता का क्रेडिट उनके दिमाग या ज्ञान को नहीं देता, क्योंकि मेरा दिमाग अनट्रेन्ड था और मेरी अज्ञानता बहुत बड़ी थी। खेल ने मुझे खेल सिखाया, और उसने पढ़ाते समय छड़ी को नहीं छोड़ा। मुझे न्यूयॉर्क में अपना पहला दिन याद है।
मैंने आपको बताया कि कैसे बकेट की दुकानों ने मेरा बिजनेस लेने से इनकार करके मुझे एक प्रेस्टिजियस कमीशन हाउस की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। जिस ऑफिस में मुझे पहली नौकरी मिली, उनमें से एक लड़का हॉर्डिंग ब्रदर्स के लिए काम कर रहा था, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य थे। मैं सुबह इस शहर में आया और उसी दिन 1 बजे से पहले मैंने फर्म के साथ खाता खोला था और ट्रेड करने के लिए तैयार था। मैंने आपको यह नहीं समझाया कि मेरे लिए वहां ट्रेड करना कितना स्वाभाविक था, जैसा कि मैंने बकेट की दुकानों में किया था, जहां मैंने केवल उतार चढ़ाव पर दांव लगाने और कीमतों में छोटे लेकिन निश्चित बदलावों को पकड़ने के लिए किया था। किसी ने भी आवश्यक मतभेदों को पॉइंटेड करने या मुझे सही करने की पेशकश नहीं की। अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि मेरा तरीका काम नहीं करेगा, तो भी मैं इसे अपने लिए सुनिश्चित करने की कोशिश करता, क्योंकि जब मैं गलत होता हूं तो केवल एक ही चीज मुझे इसके बारे में आश्वस्त करती है, और वो है पैसे खोना। और मैं तभी सही होता हूं जब मैं पैसा कमाता हूं। यही अटकलें हैं। उन दिनों वे काफी जीवंत समय बिता रहे थे और बाजार बहुत सक्रिय था, जो हमेशा एक साथी को खुश करता है। मुझे तुरंत घर जैसा महसूस हुआ। मेरे सामने पुराना परिचित कोटेशन बोर्ड था। एक ऐसी भाषा बोल रहा था जो मैंने 15 साल की उम्र से पहले सीखी थी। एक लड़का था जो ठीक वही काम कर रहा था जो मैं पहले ऑफिस में करता था जिसमें मैं कभी काम करता था। ग्राहक वही पुराने झुंड थे जो बोर्ड को देख रहे थे या टिकट के पास खड़े होकर कीमतों को बुला रहे थे और बाजार के बारे में बात कर रहे थे। मशीनरी सभी देखने के लिए वही मशीनरी थी जिसका मैं उपयोग करता था। जब से मैंने बर्लिंगटन में अपना पहला स्टॉक मार्केट मनी $3 और 12 सेंट बनाया था, तब से मैंने जिस माहौल में सांस ली थी, वो माहौल था एक ही तरह का टिकर और एक ही तरह का ट्रेडर, इसलिए एक ही तरह का खेल। और याद रखना, मैं केवल 22 का था। मुझे लगता है कि मुझे लगा कि मैं ए से जेड तक के खेल को जानता हूँ। मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने बोर्ड देखा और कुछ ऐसा देखा जो मुझे अच्छा लगा। यह सही व्यवहार कर रहा था। मैंने 84 पर शतक खरीदा। मैं आधे घंटे से भी कम समय में 85 पर आउट हो गया। फिर मैंने कुछ और देखा जो मुझे अच्छा लगा, और मैंने वही किया। बहुत ही कम समय में 3/4 पॉइंट नेट ले लिया। मैंने अच्छी शुरुआत की, है ना? अब इसे मार्क करें। उस पर एक रेप्यूटेबल स्टॉक एक्सचेंज हाउस के ग्राहक के रूप में मेरा पहला दिन। और उसके केवल 2 घंटे, मैंने स्टॉक के 1100 शेयरों में कारोबार किया। अंदर और बाहर कूद गया। और दिन के संचालन का शुद्ध परिणाम यह था कि मुझे ठीक $1100 का नुकसान हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पहले प्रयास में मेरी लगभग आधी हिस्सेदारी फ्लू हो गई। और याद रखें, कुछ ट्रेडों ने मुझे लाभ दिखाया, लेकिन मैंने दिन के लिए $1100 माइनस छोड़ दिया। इसने मुझे चिंतित नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं देख सकता था कि मेरे साथ कुछ गलत कहाँ है। मेरी चाल भी काफी सही थी। और अगर मैं पुरानी कॉस्मोपॉलिटन दुकान में ट्रेडिंग कर रहा होता तो मैं भी इससे बेहतर टूट जाता। कि मशीन वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। मेरे $1100 गायब हो गए, मुझे स्पष्ट रूप से बताया। लेकिन जब तक मशीनिस्ट ठीक था तब तक स्टू करने की कोई जरूरत नहीं थी। 22 की उम्र में अज्ञानता कोई संरचनात्मक दोष नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने आप से कहा, मैं यहाँ इस तरह से ट्रेड नहीं कर सकता। टिकर मदद नहीं करता जैसा इसे करना चाहिए। लेकिन मैंने इसे उस पर जाने दिया, बिना बिस्तर की चट्टान पर उतरे। मैंने इसे तब तक बनाए रखा जब तक कि मुझे साफ नहीं किया गया था। अच्छे दिन और बुरे दिन थे। मैं बूढ़े फुलरटन के पास गया और उसे मुझे $500 में दांव पर लगाने के लिए मिला। और मैं सेंट लुइस से वापस आया। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैसे के साथ मैंने बकेट की दुकानों से एक खेल निकाला जिसे मैं हमेशा हरा सकता था।
मैंने अधिक सावधानी से खेला और कुछ समय के लिए बेहतर किया। जैसे ही मैं आसान परिस्थितियों में आया, मैंने बहुत अच्छी तरह से जीना शुरू कर दिया। मैंने दोस्त बनाए और अच्छा समय बिताया। मैं बिल्कुल 23 का नहीं था, याद रखना। मेरी जेब में आसान पैसा और मेरे दिल में विश्वास है कि मैं नई मशीन को समझना शुरू कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क में बिल्कुल अकेला, मैं एक्सचेंज के फर्श पर अपने आदेशों के वास्तविक एग्जीक्यूशन के लिए अलाउंसेस बना रहा था और अधिक सावधानी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन मैं अभी भी टेप पर अड़ा हुआ था, यानी मैं अभी भी सामान्य सिद्धांतों की अनदेखी कर रहा था। और जब तक मैंने ऐसा किया, मैं अपने खेल की सही समस्या का पता नहीं लगा सका। हम 1901 के बड़े उछाल में भागे और मैंने बहुत पैसा कमाया। यानी एक लड़के के लिए। आपको वो समय याद है? देश की समृद्धि अभूतपूर्व थी। हम न केवल इंडस्ट्रियल कंसोलिडेशन और कैपिटल के संयोजन के युग में भागे, जिसने उस समय तक हमारे पास जो कुछ भी था उसे हराया, लेकिन जनता पागल हो गई। पिछले फ्लश समय में, मैंने सुना है, वॉल स्ट्रीट 250,000 दिनों की डींग मारता था, जब $25 मिलियन के बराबर मूल्य की सिक्योरिटीज ने हाथ बदल दिया था। लेकिन 1901 में हमारे पास 3 मिलियन शेयर दिवस था। सब पैसे कमा रहे थे। स्टील की भीड़ शहर में आ गई, करोड़पतियों की भीड़, जो नशे में सेलर्स की तुलना में पैसे के लिए अधिक सम्मान नहीं रखते थे। एकमात्र खेल जिसने उन्हें संतुष्ट किया वो था शेयर बाजार। हमारे पास स्ट्रीट में अब तक देखे गए कुछ सबसे बड़े उच्च रोलर्स थे। $8 मिलियन, फेम के जॉन डब्ल्यू गेट्स और उनके दोस्त जैसे जॉन ए ड्रेक, लॉयल स्मिथ और बाकी, रीड लीड्स मूर की भीड़, जिन्होंने अपनी स्टील होल्डिंग्स का कुछ हिस्सा बेच दिया और आय के साथ खुले बाजार में ग्रेट रॉक आइलैंड सिस्टम के स्टॉक का वास्तविक बहुमत खरीदा, और श्वाब और फ्रिक और फिप्स और पिट्सबर्ग मंडली। उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना जो फेरबदल में खो गए थे लेकिन किसी भी समय महान सवार कहलाए जाते थे। एक साथी वहां मौजूद सभी स्टॉक को खरीद और बेच सकता था। कीन ने यूएस स्टील के शेयरों के लिए एक बाजार बनाया। एक दलाल ने चंद मिनटों में 1 लाख शेयर बेच दिए। अद्भुत समय और कुछ अद्भुत जीतें थीं, और स्टॉक बिक्री पर भुगतान करने के लिए कोई कर नहीं, और गिनती का कोई दिन नजर नहीं आता। बेशक, थोड़ी देर बाद, मैंने बहुत सारी विपदाओं को गरजते हुए सुना और पुराने स्टेजर्स ने कहा कि खुद को छोड़कर हर कोई पागल हो गया था। लेकिन खुद को छोड़कर हर कोई पैसा कमा रहा था। मुझे पता था, निश्चित रूप से, एडवांसेस की एक सीमा होनी चाहिए और एओटी, एनी ओल्ड थिंग की पागल खरीद का अंत होना चाहिए, और मुझे मंदी का सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार जब मैंने बेचा तो मैंने पैसे खो दिए, और अगर ऐसा नहीं होता कि मैं तेजी से भागता तो मैं एक और ढेर खो देता। मैंने एक ब्रेक की तलाश की, लेकिन जब मैंने खरीदा तो मैं सुरक्षित पैसा कमा रहा था, और जब मैंने कम बेचा तो इसे बाहर निकाल दिया ताकि मुझे उछाल से उतना लाभ न हो जितना आप सोचते हैं जब आप सोचते हैं कि मैं कितना भारी ट्रेड करता था। एक लड़के के रूप में भी, एक स्टॉक था जिसकी मेरे पास कमी नहीं थी, और वो था नॉर्दर्न पैसिफिक। मेरा टेप रीडिंग काम आया। मैंने सोचा था कि ज्यादातर स्टॉक एक ठहराव के लिए खरीदे गए थे, लेकिन लिटिल नीपर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि यह अभी भी अधिक हो रहा हो। अब हम जानते हैं कि कुहना लोएब हरिमन संयोजन द्वारा आम और पसंदीदा दोनों को लगातार अब्जॉर्ब किया जा रहा था। खैर, मैं लंबे समय से नॉर्दर्न पैसिफिक के 1000 शेयर आम था, और इसे ऑफिस में हर किसी की सलाह के खिलाफ रखा। जब यह 110 के करीब पहुंच गया तो मुझे 30 अंक का लाभ हुआ, और मैंने इसे पकड़ लिया। इसने मेरे दलालों के पास लगभग $50,000 की मेरी बैलेंस बना दी, जो उस समय तक जमा की गई सबसे बड़ी राशि थी। यह उस व्यक्ति के लिए इतना बुरा नहीं था जिसने कुछ महीने पहले उसी ऑफिस में अपना हर प्रतिशत ट्रेडिंग खो दिया था। यदि आपको याद है,
तो हरिमन भीड़ ने मॉर्गन और हिल को बर्लिंगटन ग्रेट नॉर्दर्न पैसिफिक संयोजन में रिप्रेजेंटेड करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया। और फिर मॉर्गन के लोगों ने सबसे पहले कीन को निर्देश दिया कि वे एनपी के 50,000 शेयर खरीद लें ताकि नियंत्रण उनके कब्जे में रहे। मैंने सुना है कि कीन ने रॉबर्ट बेकन को 1,50,000 शेयर ऑर्डर करने के लिए कहा और बैंकरों ने किया। सभी आयोजनों में कीने ने अपने दलालों में से एक एडी नॉर्टन को एनपी भीड़ में भेजा और उसने स्टॉक के 1,00,000 शेयर खरीदे। इसके बाद एक और आदेश आया, मुझे लगता है कि 50,000 शेयरों का अतिरिक्त और फेमस कॉर्नर का पालन किया गया। 8 मई 1901 को बाजार बंद होने के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया था कि आर्थिक दिग्गजों की लड़ाई चल रही है। पूंजी के ऐसे दो संयोजनों ने इस देश में कभी एक दूसरे का विरोध नहीं किया था। मॉर्गन के खिलाफ हैरमन, एक अचल वस्तु से मिलने वाला एक अनूठा बल। वहां मैं 9 मई की सुबह लगभग $50,000 नकद और स्टॉक नहीं के साथ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कुछ दिनों के लिए बहुत मंदी में था और यह मेरा मौका था। मुझे पता था कि क्या होगा, एक भयानक ब्रेक और फिर कुछ अद्भुत सौदे। उन लोगों के लिए एक क्विक रिकवरी और बड़ा मुनाफा होगा जिन्होंने सौदेबाजी की थी। यह पता लगाने के लिए शर्लक होम्स को नहीं लगा। हमें न केवल बड़े पैसे के लिए बल्कि निश्चित पैसे के लिए उन्हें आने और जाने का मौका मिलने वाला था। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मैं सही मरा था और मैंने अपना हर प्रतिशत खो दिया। मुझे किसी ऐसी चीज से मिटा दिया गया जो असामान्य थी। अगर असामान्य कभी नहीं हुआ तो लोगों में कोई अंतर नहीं होगा और फिर जीवन में कोई मजा नहीं आएगा। खेल केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मामला बन जाएगा। यह हम में ढीठ दिमाग वाले मुनीमों की एक दौड़ बना देगा। यह अनुमान ही है जो मनुष्य की ब्रेन पावर का विकास करता है। जरा सोचिए कि सही अनुमान लगाने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, बाजार में काफी उबाल आया। लेन देन बहुत बड़ा था और उतार चढ़ाव हद तक अभूतपूर्व था। मैंने बाजार में बहुत सारे सेलिंग आदेश दिए। जब मैंने शुरुआती कीमतों को देखा तो मैं फिट था। ब्रेक बहुत भयानक थे। मेरे दलाल काम पर थे। वे किसी की तरह ही सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ थे। लेकिन जब तक उन्होंने मेरे आदेशों को पूरा किया तब तक स्टॉक 20 अंक अधिक टूट चुका था। टेप बाजार से बहुत पीछे था और बिजनेस की भयानक भीड़ के कारण रिपोर्ट आने में धीमी थी। जब मुझे पता चला कि मैंने जो स्टॉक बेचने का आदेश दिया था, जब टेप ने कहा कि कीमत 100 थी और उन्होंने 80 पर मेरा बंद कर दिया, पिछली रात की समाप्ति से कुल 30 या 40 अंक की गिरावट आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं उस स्तर पर शॉर्ट्स डाल रहा था जिससे मैंने जो स्टॉक बेचने की योजना बनाई थी, वे बहुत ही सस्ते दामों पर बेच दिए। बाजार सीधे चीन के माध्यम से गिरने वाला नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत अपने शॉर्ट्स को कवर करने और लॉन्ग जाने का फैसला किया। मेरे दलालों ने खरीदा, उस स्तर पर नहीं जिसने मुझे मोड़ दिया था, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में प्रचलित कीमतों पर जब उनके फ्लो मैन को मेरे ऑर्डर मिले, उन्होंने मेरे अनुमान से औसतन 15 अंक अधिक का भुगतान किया। एक दिन में 35 अंकों का नुकसान किसी की भी तुलना में अधिक था। बाजार से इतनी पीछे रहकर टिकर ने मुझे पीटा। मैं टेप को मेरे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में मानने का आदी था क्योंकि मैंने जो कहा था उसके अनुसार मैंने शर्त लगाई थी। लेकिन इस बार टेप ने मुझे डबल क्रॉस कर दिया। प्रिंटेड और एक्चुअल कीमतों के बीच के अंतर ने मुझे निराश नहीं किया। यह मेरी पिछली सफलता का उत्थान था, वही चीज जिसने मुझे पहले हराया था। अब यह इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि दलालों के एग्जीक्यूशन के बावजूद टेप रीडिंग पर्याप्त नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि तब मैंने अपनी परेशानी और इसके उपाय दोनों को क्यों नहीं देखा। मैंने इसे न देखने से भी बदतर किया। मैं एग्जीक्यूशन की परवाह किए बिना अंदर और बाहर ट्रेडिंग करता रहा।
आप देखिए, मैं कभी भी एक लिमिट के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था। मुझे बाजार के साथ अपने मौके लेने चाहिए। यही मैं बाजार को मात देने की कोशिश कर रहा हूँ, न कि किसी खास कीमत पर। जब मुझे लगता है कि मुझे बेचना चाहिए, तो मैं बेच देता हूँ। जब मुझे लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं खरीदता हूँ। स्पेक्यूलेशन के उस सामान्य सिद्धांत के पालन ने मुझे बचा लिया। लिमिटेड कीमतों पर ट्रेडेड करने के लिए बस मेरी पुरानी बकेट शॉप मेथड होती, जो एक रेप्यूटेबल कमीशन ब्रोकर के ऑफिस में उपयोग के लिए अक्षम रूप से अडेप्टेड होती। मैंने यह जानना कभी नहीं सीखा होगा कि स्टॉक सट्टा क्या है, लेकिन एक सीमित अनुभव ने मुझे जो बताया वो एक निश्चित बात पर दांव लगाता रहता। जब भी मैंने बाजार में ट्रेडिंग के नुकसान को कम करने के लिए कीमतों को सीमित करने की कोशिश की, जब टिकर पिछड़ गया, तो मैंने पाया कि बाजार मुझसे दूर हो गया। ऐसा अक्सर हुआ कि मैंने कोशिश करना बंद कर दिया। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मुझे यह जानने में इतने साल कैसे लग गए कि अगले कुछ क्वोटेशंस पर दांव लगाने के बजाय मेरा खेल यह अनुमान लगाना था कि बड़े पैमाने पर क्या होने वाला है। मेरी 9वीं दुर्घटना के बाद मैंने एक मॉडिफाइड लेकिन अभी भी डिफेक्टिव मेथड का उपयोग करके प्लग किया। अगर मैंने कुछ समय के लिए पैसा नहीं कमाया होता तो शायद मुझे बाजार का ज्ञान जल्दी मिल जाता, लेकिन मैं अच्छी तरह से जीने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त बना रहा था। मुझे दोस्त और अच्छा समय पसंद आया। मैं उस गर्मी में जर्सी तट पर रह रहा था, जैसे सैकड़ों प्रॉस्परस वॉल स्ट्रीट के लोग। मेरी जीत मेरे नुकसान और मेरे रहने के खर्च दोनों की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। मैंने जिद के माध्यम से जिस तरह से ट्रेडिंग किया था, मैंने व्यापार नहीं किया। मैं बस अपनी समस्या खुद को नहीं बता पा रहा था, और निश्चित रूप से इसे हल करने का प्रयास करना पूरी तरह से निराशाजनक था। मैं इस विषय पर इतना अधिक वीणा देता हूँ कि मुझे यह दिखाने के लिए कि मुझे वास्तव में पैसा बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ा। मेरा पुराना शॉटगन और बीबी शॉट बड़े गेम के खिलाफ हाई पावर रिपीटिंग राइफल का काम नहीं कर सका। उस गिरावट की शुरुआत में मैं न केवल फिर से साफ हो गया था, बल्कि मैं खेल से इतना बीमार था कि मैं अब और नहीं हरा सकता था कि मैंने न्यूयॉर्क छोड़ने और कुछ और जगह की कोशिश करने का फैसला किया। मैं अपने 14वें वर्ष से ट्रेडिंग कर रहा था। जब मैं 15 साल का था, तब मैंने अपना पहला $1000 कमाया था, और 21 साल की उम्र से पहले मैंने अपना पहला N1000 बनाया था। मैंने $10,000 की हिस्सेदारी एक से अधिक बार बनाई और खोई थी। न्यूयॉर्क में मैंने हजारों बनाए और उन्हें खो दिया। मुझे $50,000 तक मिले और 2 दिन बाद वो चला गया। मेरे पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं था और कोई अन्य खेल नहीं जानता था। कई सालों के बाद मैं वापस वहीं आ गया जहां से मैंने शुरुआत की थी। इससे भी बदतर, क्योंकि मैंने आदतें और जीने की शैली हासिल कर ली थी जिसके लिए पैसे की आवश्यकता थी। हालांकि उस हिस्से ने मुझे उतना परेशान नहीं किया जितना कि लगातार गलत होना।